मैं एक चीज और याद दिलाता चलूं दर्शकों को और आपको भी, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है ना कि ममता बनर्जी ने एक एफर्ट किया था इलेक्शन का। वो अगर आपको याद हो तो एफर्ट जो उन्होंने किया था वो शरद पवार के पास उन्होंने प्रशांत किशोर जी को भेजा था, एक मीटिंग भी दिल्ली में हुई थी, हमारे बहुत से साथी उसमें गए भी थे। प्रशांत किशोर जी गोवा जाके ममता बनर्जी जी को इलेक्शन लड़ा रहे थे, कांग्रेस के बहुत से लोगों को तोड़फोड़ करके ले जा रहे थे। वो ममता बनर्जी का प्रयास नॉन यूपीए नॉन एनडीए फ्रंट बनाने का था। वो कभी भी यूपीए के साथ कुछ करने के उनका उनका वो नहीं था, और वो नहीं हो पाया तो वो थोड़ा मतलब हतोत्साहित कह लीजिए या वो करके बैठ गई थी। लेकिन उन्होंने कभी, अभी जो बात हो रही है ये इसमें नॉन एनडीए फ्रंट की बात हो रही है, जो जो अभी तक मेरी समझ में आया है। मैं विजय कृष्ण साहब आपसे जरा एक चीज समझ लूं, एक नैरेटिव और खराब नहीं बन रहा है इस देश में। बार बार ये होता है कि आपका पीएम कौन, आप, ये अलोकतांत्रिक है, ये इस लोकतंत्र की मूल भावना के अगेंस्ट है। आप कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो इसको सिरे से खारिज करना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो इसको कह रहे हैं ना, आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बताइए, अरे भाई ये गलत बात है। आप अपना चुनाव जब आप जीत जाएंगे तो वो एमपी करेंगे। ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है। खैर, विजय कृष्ण साहब आपसे ये बात बताइए, कांग्रेस का भी अभी मई तक एकला चलो वाला था, अब वो डाइल्यूट हो गया। वो महंगाई पर हल्ला बोल वाली जो रैली हुई उसमें आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। भारत जोड़ो में अपना झंडा को भी अलग हटाया, उन्होंने कहा तिरंगा लेंगे, निशान भी छोड़ दिया है। तो आपको भी क्या लगा है कि जैसे दोनों तरफ कुछ कुछ कोशिश हो रही है कि भाई एक कॉमन ग्राउंड हो जाए? विजय कृष्ण साहब। जी आनंद भाई, पहली बात तो ये कि जो आज आपने चर्चा जिस सब्जेक्ट पे रखी है वो बड़ा ही मौजूद सवाल है आज का। और आपको ध्यान होगा कि 1-1.5 महीने पहले मैंने आपके ही शो पे कहा था कि बीजेपी के लिए 2024 में बहुत मुश्किल होने जा रही है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में लगभग 50 सीटों का फॉल जो है वो इनके लिए बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। मैं अपनी उस बात पे अभी भी कायम हूं। और दूसरा एक चीज मैं बताऊं, अभी विजय सिंह जी जो कह रहे थे राष्ट्रीय मतलब विपक्षी पार्टियों की एकता का, तो देखिए अब की बार जो विपक्षी पार्टियों की एकता है वो राज्यवार अलग अलग होगी। जैसे बिहार में जो गठबंधन है वो ऑलरेडी है, वो है अस्तित्व में, कांग्रेस का, आरजेडी का, माले का, कम्युनिस्ट का और नीतीश जी का, वहां तो कोई डाउट नहीं है। बंगाल में ममता जी अकेले लड़ेंगी, और बंगाल में एक चीज है कि ममता जी 365 दिन अब बीजेपी के निशाने पर है, अंडर अटैक है हर तरह से। और यूपी में थोड़ा सा पेच फंसा जरूर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होता है कि नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अभी पांडे जी बता रहे थे कि रामगोविंद चौधरी जी ने कहा कि कांग्रेस को इसकी पहल करनी चाहिए, तो जब वो अपेक्षा रख रहे हैं तो हो सकता है कि लेटर स्टेज में चल के वो भी बात बने, सीटों पे हो सकता है कि कम ज्यादा पे कुछ असर हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार बीजेपी को रोकने में गठबंधन बने या न बने, लेकिन जो क्षेत्रीय छत्रप है वो सब बीजेपी से सताए हुए, चाहे वो KCR राव साहब हो, ममता बनर्जी हो, या जो लोग भी हो, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, ये लोग पूरी कोशिश से बीजेपी को रोकेंगे अपने, और वो रोकने के बाद। और दूसरा, जो इधर के राजनीतिक घटनाक्रम है जरा उनकी कड़ियों को जोड़ के देखिए। KCR राव साहब पटना गए, पटना के बाद नीतीश कुमार जी ने कल उनकी कार्यकारिणी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और वामपंथ के बिना नहीं कल्पना की जा सकती। ये KCR राव साहब के पटना दौरे के बाद ये नीतीश कुमार जी बोले, ठीक है, उनकी कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव है। लेकिन और कल राहुल गांधी ने ये बोला, जिस तरह आनंद भाई आपने इशारा किया कि नहीं, ये सारे विपक्षी लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। यह सारे, और ये जो नीतीश कुमार जी अचानक स्विफ्ट किए हैं, ये एक दिन ओवरनाइट डिसीजन नहीं है, इसकी पटकथा पूरे 5-6 महीने से चल रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस देश के सामने जो बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने का खतरा है, तो उससे वो क्षेत्रीय पार्टियां कोई अनभिज्ञ तो है नहीं। और जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा एक तरह से पूरी खत्म करती जा रही है,
तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा तो नहीं कि उनको नहीं मालूम है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये मीडिया के थ्रू ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, जिधर आनंद भाई आपने ध्यान दिलाया कि भाई यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, तो ये एक सुनियोजित ढंग की स्ट्रेटेजी है उनकी कि मोदी के आगे कौन। लेकिन इन लोगों को आप एक चीज याद रखिए, ये 2004 में भी हो रहा था कि अटल जी के सामने कौन। सोनिया जी अध्यक्ष थी, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं थी, और उस समय अटल जी के व्यक्तित्व के आगे सोनिया जी का विदेशी मूल का मुद्दा खुद कांग्रेस के अंदर बहुत प्रभावी था। लेकिन अल्टीमेटली फिर हुआ क्या। और दूसरा है, आप 1989 में चले जाइए, जब बीपी सिंह हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय क्या बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो घोषित थे नहीं। परसेप्शन था कि बीपी सिंह हो सकते, लेकिन जो वो तो जनमोर्चा बना के लड़े थे, और कम्युनिस्ट और बीजेपी दोनों के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ये कहना, ये देखिए, ये भाजपा की बेचैनी है कि कौन है मोदी के सामने, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। लेकिन फिर मैं आपसे बता दूं कि जो क्षेत्रीय छत्रप है, उनके प्रति जो बीजेपी सरकार का इधर रवैया रहा है, वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अवरोध बनने जा रहा है। और देवगौड़ा जी भी तो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, कितने सांसद थे उनकी जनता पार्टी। तो राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से बनती चली जा रही हैं कि जो बीजेपी का खौफ, आरएसएस का खौफ, जिधर कल राहुल गांधी ने इशारा किया, उसके चलते सब लोग एक जगह आएंगे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नैरेटिव चाहे जो बना ले, अभी किसी केसीआर राव मानेंगे कि नहीं, इनको मानेंगे कि नहीं, केसीआर राव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, किसने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं? अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। और राहुल गांधी के बारे में तो मेरा 100% मानना है कि शायद वो 250 सीट पा जाए तब भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, जहां तक मेरी समझ है। और जो मैं उनके बारे में समझ पा रहा हूं, एक बहुत बड़े विपक्षी नेता ने 4-5 साल पहले कहा था दिल्ली में, आनंद भाई, नाम लेना उचित नहीं है कॉन्फिडेंशियल बात में, कि मैं राहुल को नेहरूवाइट नहीं गांधीयन मानता हूं। और कल जो राहुल गांधी परसों से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, अगर आप इसका थीम देख लीजिए, तो एक चीज और है कि कांग्रेस अभी साउथ में अन्य पार्टियों की अपेक्षा थोड़ी मजबूत स्थिति में है। इन कंपेरिजन बीजेपी तो बहुत मजबूत स्थिति में। तो उनका भी ये टारगेट है, जो अभी पाठक जी कह रहे थे, वो विजय सिंह जी कह रहे थे कि 100 सीट या 150 पाएगी कैसे। तो उनका सारा फोकस अभी साउथ में है, और साउथ में कांग्रेस पूरा अगर ऑर्गेनाइज ढंग से लड़े तो वो उतना सीट कवर कर लेगी। और दूसरा एक चीज मैं बताऊं, बीजेपी नॉर्दर्न इंडिया में पिछली बार भी बिहार में जो 18 सीट जीते, तो नीतीश की अलायंस की वजह से जीते, वो अपने बूते नहीं जीते हैं। हाँ, बंगाल में उनकी जरूर सफलता मिली थी, जो कि अब नहीं मिलेगी, वो चाहे कितनों पार्थो चटर्जी का केस हो, क्योंकि जो चुनाव में ममता बनर्जी ने जो सेंटीमेंट, बंगाल सेंटीमेंट पैदा कर दिया है, वो खत्म नहीं हुआ है वहां पर। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि सारे लोग जो सेकुलर विचारधारा के मानने वाले हैं, वो क्यों न एक जगह हो। ये क्यों मान लिया जाए कि हाँ, एक चीज जरूर है कि कल को अगर इतना तो मान लीजिए कि अगर 272 के नीचे बीजेपी गई, तो बीजेपी में मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे जगह बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर से आवाजें उठने लगेंगी, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे छत्रप चाहते हैं कि इनकी थोड़ी ताकत कम हो, जो एलानिया नहीं बोल सकते, लेकिन वो बंद कमरे में ऐसा चाहते हैं। यही इनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको रोकेंगे, और वो पोस्ट अलायंस, जो विजय सिंह जी कह रहे थे कि प्री पोस्ट अलायंस, वो मजबूरी है, वो पोस्ट अलायंस ही होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने दावेदारी प्रधानमंत्री के पेश की नहीं की है। वो कैसे कर देंगे? वो इतने बेवकूफ तो नहीं है कि ममता बनर्जी जी 40 सीट पे कह देंगी कि हम देश के प्रधानमंत्री होंगे। इतनी वो कच्ची राजनीतिक खिलाड़ी तो नहीं है। नीतीश कुमार जी भी नहीं कह देंगे कि हम, अरे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर नीतीश कुमार जी 20 MP नहीं जीत पाएंगे, तो क्या कह देंगे हम हो जाएंगे? मतलब क्यों इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे? और बाद में नीतीश कुमार भी क्यों न हो, ममता बनर्जी भी क्यों न हो, कांग्रेस का भी क्यों न हो, ये तो उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करता है ना। तो मुझे ये लगता है कि जो
नीतीश कुमार का शिफ्ट हुआ है बिहार में, मैं बार बार उस चीज को आनंद भाई आपके शो में कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बिहार में बज चुकी है। मैं विजय भाई साहब आपसे बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय करीब करीब समाप्त है, बहुत ही संक्षेप में एक सिर्फ चीज पूछ लूं, और वो इसलिए पूछ रहा हूं कि जो मोदी जी जो हमला कर रहे हैं ना इस समय, जैसे वो केरल से उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी सारे सब एक, आपको नहीं लग रहा है कि वो भी एक तरह से पुश कर रहे हैं ऑपोजिशन को कि तुम एक जगह आ जाओ? क्योंकि अगर वो ना बोले, निर्मला सीतारमन जी अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में जाके कह रही हैं कि राशन की दुकान में अगर मोदी जी की फोटो लगेगी तो डीएम से कह रही है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहां से हटे ना हो, ये फ्लैग फटे ना या वो ना हो, तो ये कहीं कहीं धीरे धीरे पुश नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उनके लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये आपस में की एकता और इनकी मजबूत हो? देखिए आनंद भाई, जब आदमी बहुत आत्म केंद्रित हो जाता है ना, तो समझिए वहीं से फिर उसके पतन की शुरुआत होती है। और दूसरा, मैं एक चीज तो मैं आपको क्लियर कट एक ही लाइन में संक्षेप में मैंने बता दिया, और उसका भाष्य फिर कभी किया जाएगा जब समय रहेगा। और पाठक जी की बात पे मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जो राहुल गांधी ने कल हमला बोला, उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। अडानी और अडानी पे जो हमला बोला, तो उसके बारे में आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने एनडीटीवी के रवीश कुमार से एक इंटरव्यू में कहा था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम मनमोहन सिंह के समय में ले आए, या 90s के बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात जो शुरू हुई देश में, वो उस समय देश की जरूरत थी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो पॉलिसी अब पूरी तरह फेल कर चुकी है। ये इतनी ईमानदारी से राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे भी कल्पना नहीं थी किसी। तो रवीश कुमार ने उसे फोकस करके कहा कि आप कह रहे हैं, बोले बिल्कुल, अब 2008 के बाद ये मॉडल फेल हो गया है, अब मुझे नए सिरे से नए इकोनॉमिक मॉडल को लाना होगा, जिधर पाठक इशारा कर रहे थे कि उनको बताना होगा कि क्या करना। दूसरी चीज जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कल बात कही, जिसको हम लोग चर्चा में अभी नहीं फोकस कर पाए थे, कि मीडिया ने जो परसेप्शन बनाया है मोदी के बारे में अजेय और अपराजेय का, तो ये मीडिया अब आपके लिए कुछ नहीं करेगा, अब जनता के बीच में हमको जाना होगा। ये उन्होंने जो अटैक किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस मीडिया को भी कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से आरएसएस को उन्होंने अटैक किया, उसी तरह से उन्होंने, आप मोदी मीडिया कह सकते हैं। और उसका परिणाम मैं एक बताऊं, आज बनारस का एक प्रमुख समाचार पत्र, जिसके बारे में माना जाता है कि बिल्कुल प्रो बीजेपी है और बताया जाता है कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई सर्कुलेशन नहीं है, उसके पहले पीस की लीड न्यूज पूरी राहुल गांधी की रैली से कवर। मेरा तो ये फर्म मानना है कि वो डर से नहीं, जो आदमी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रहा है उसको जान का क्यों खतरा हो, वो जान के खतरे की वजह से नहीं डरेगा। और दूसरा एक चीज, खाली संदीप भाई ने कहा ना कि राफेल मामले पे राहुल गांधी जो चुप हुए, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया ना, उसके बाद वो थोड़ा वो हो गए। उसके बाद भी उन्होंने एक बार कहा था कि मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, आने वाले समय में राफेल में कुछ न कुछ होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद थोड़ा वो मामला ठंडा पड़ गया।